जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एमजी ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो एमटीएस 2023 के 5 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 5 तारीख वाले पूरे शिफ्ट के एनालिसिस आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में, और बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को लगाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। यदि दुकानदार एक वस्तु पर 10% और दूसरी वस्तु पर 25% का छूट देता है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है ना भाई मेरे। मैं आप लोग को बतला दूं कि 4 तारीख वाले में ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मेरे भाई मैं आप लोग को आग्रह करता हूं कि जितने भी एनालिसिस हैं वो पहले आप लोग देख के जाएं, जिससे आपको एग्जाम हॉल में आपको हेल्पफुल महसूस हो। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। एसपी बराबर क्या होता है मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल ऑलरेडी लगा चुके हैं, है ना। 800 रुपया है ना। अब 800 रुपया पर ही तो 10% की छूट दे रहा है एक वस्तु पे, और दूसरा पे दे रहा है 25% का छूट, है ना। तो 10% का छूट दे रहा है मेरे भाई, तो कितना पर वह बेच रहा है? 90% पर, है ना, बट्टा 100 गुना दूसरे वस्तु पे 25%, यानी 75 पे बेच रहा है बट्टा 100। अब काट छाट करेंगे इसको, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, है ना, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना के 10, 5 से 15 मरतबी, 2 चौक 8, है ना। अब इसे हम लोग गुना करेंगे, 9 चौक 36 में अगर 15 से गुना करेंगे तब हमारा 540 रुपया आ जाएगा, है ना। यानी एसपी बराबर हमारा 540 रुपया आ जाएगा। इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, और सेकंड क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि एक कार एक निश्चित यात्रा को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक अतिरिक्त समान दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल हमसे पूछा जा रहा है। भाई मेरे, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि औसत चाल होता है क्या, औसत चाल बराबर क्या होता है। यानी कहने का मतलब औसत चाल अगर आपसे पूछता है तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं क्या, चाल बराबर क्या जानते हैं? दूरी बट्टा समय, है ना। चाल बराबर क्या जानते हैं? दूरी बट्टा समय। अगर आपसे औसत के बारे में पूछे, यानी एवरेज के बारे में पूछे, एवरेज स्पीड के बारे में अगर पूछता है आपसे, तो हम लोग उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं? औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, है ना। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं इस मेथड के द्वारा। यानी 2 को चाल दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि औसत चाल ज्ञात करें। अब हमें औसत चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला वो देखिएगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, है ना। ठीक है, अब इसे कुल दूरी बटा कुल समय अगर मैंने लिखा, सबसे पहले हम लोग को एक चीज देखना होगा कि चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, है ना। अब बताइए हमें, इसमें दूरी हमें है मालूम? नहीं मालूम है, लेकिन एक चीज बोल रहा है कि दूरी जो है समान है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे, 2 चाल रहे और आपसे औसत चाल अगर पूछता है, तो सबसे पहले हम लोग को उसका दूरी ज्ञात करना होता है। और दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं, है ना। दूरी यानी दूरी अगर हम लोग से पूछे तो उसकी दूरी को ज्ञात करने के लिए दोनों की चाल का एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी 40 और 60 का अगर एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, है ना। यानी मेरा दूरी जो है 120 किलोमीटर आ गया। क्या? 120 किलोमीटर, है ना, 120 किलोमीटर। मैंने क्या कहा, अगर 2 चाल दिया रहे और उससे दूरी ज्ञात करने के लिए बोले, तो दोनों चाल का एलसीएम निकाल देंगे ना, तो वो हमें दूरी ज्ञात हो जाता है ना। तो यानी 120 किलोमीटर इसका दूरी आ गया। अब हमें आप बताइए कि हमें औसत चाल अगर पूछ रहा है, तो कुल दूरी तो मालूम हो गया, हमें कुल दूरी मालूम हो गया। यानी दोनों की दूरी क्या है? समान है। अब यहां देखेंगे, जैसे
मान लिए कि औसत चाल हमसे पूछा जा रहा है ना, तो औसत चाल यानी 120/40 के स्पीड से जा रहा है और एक बार जा रहा है कितना 120 किलोमीटर 60 के स्पीड से जा रहा है ना। यह क्या है मेरे भाई, दूरी है, और यह क्या है मेरे भाई, चाल है ना। मैंने कॉलम में इसे इसलिए बांटा ताकि आप पूरी अच्छी तरह से समझें इस कॉन्सेप्ट को, है ना। 160। अब देखिए, अब हमें दूरी बट्टा चाल यानी समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बट्टा चाल। अब आप यहाँ समय आपको इससे निकल जाएगी, क्या, समय, यानी अब यहाँ एक मिनट देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे अब हमारा समय निकल रहा है, यानी समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। यानी अब समय मेरा निकल रहा है तो समय एक बार कितना लगाया, 3 घंटा लगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटा का समय लगता है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल जाता है 120 किलोमीटर तो लगता है 2 घंटा, है ना। तो अब समय जो है मेरे भाई, अब समय तो मेरा निकल गया, एक लगा 3 घंटा और दूसरा का लगाया 2 घंटा, तो अब टोटल समय हमसे यहाँ टोटल समय पूछ रहा है ना, यहाँ टोटल समय हमको ज्ञात करना होगा, तो टोटल समय कितना लगेगा मेरे भाई, 5 घंटा, है ना। अब देखिए, अब कुल दूरी ज्ञात करना है, तो कुल दूरी 120 ए है, 120 ए है, यानी कुल दूरी की कितना हो गया मेरे भाई, कुल दूरी 240 आ गया। अब बताइए, हमें कुल समय भी पता चल गया, अब हमें कुल समय भी पता चल गया और कुल दूरी भी पता चल गया, तो क्या हम लोग औसत चाल नहीं निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। अब देखिए, अब यही मनमा को यहाँ रख देना है, ये जो फार्मूला में हम लोग रखे अभी, इसी फार्मूला पे हम लोग को रख देना है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी कितना है, 240, है ना, 240 बट्टा कुल समय कितना है, 5 है। अब इसको काट छाट कीजिए, 5 का 20, 5 40, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, है ना, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। तो चलिए, मैं जो भाई मेरे ये जो मेथड आपको बतलाया, मैं इस मेथड के द्वारा आपको यदि 2 चाल दिया रहे या 3 चाल दिया रहे, 4 चाल दिया रहे, कितना हो चाल अगर दिया रहेगा तो आप इस मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं, नो डाउट। ओके, तो आइए अब हम लोग इसी क्वेश्चन को 2 चाल अगर दिया रहे तो 2 चाल के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, उस शॉर्ट जुगाड़ के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। यानी सेकंड मेथड भी हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इसका एक ट्रिक होता है मेरे भाई, क्या, वो आप ध्यान दीजिएगा। अगर औसत चाल आपसे पूछता है, 2 गो चाल दिया रहे और आपसे अगर औसत चाल पूछता है, मैंने क्या बोला, यदि 2 चाल दिया रहे, सिर्फ और सिर्फ 2 चाल, 3 चाल के लिए नहीं मेरे भाई, सिर्फ 2 चाल अगर दिया रहे मेरे भाई, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं, नो डाउट आपका आंसर राइट आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना x गुना y वट्टा x प्लस y, है ना। यह आपका शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, शॉर्ट ट्रिक। अब इसी में आप लोग मान रखेंगे 2 गुना x और y, यानी x का मान 40 और y का मान 60, यानी 40 गुना 60 बट्टा, अब x प्लस y जोड़ देना है, 60 40 100 हो जाएगा, है ना, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 को 24 दूना के 48 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, तो आइए अब हम देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि ए और बी 2 व्यक्ति है जिनकी आयु का रेशियो 3:5 दिया गया है और इनके आयु का योग जो है वो 80 वर्ष है। तो 10 वर्ष के बाद इन दोनों के आयु का अनुपात क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है ना। तो देखेंगे, जैसे 2 व्यक्ति है मेरे भाई, एक का उम्र कितना है मेरे भाई, एक का रेशियो कितना है 3x और दूसरे का है कितना 5x, इन दोनों का रेशियो का योग जो है 80 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, 8x बराबर 80, यानी x बराबर मेरा आ जाएगा 10, यानी x का मान आ गया 10। तो अब हमें वर्तमान अभी के बारे में हमको ज्ञात करना है, तो अभी का उम्र कितना है मेरे भाई, वो देखेंगे 3x, एक का है 30, है ना रेशियो, और एक का है दूसरा के का है कितना 10 × 50, है ना। मैंने कैसे किया,
x के मान को यहाँ रखा तो 30 आया और x के मान को यहाँ रखा तो 50 आया, है ना। यानी दोनों का अब हमें रेशियो मालूम चल गया कि वर्तमान आयु का रेशियो कितना आ गया, 30:50, है ना। अब देखिए, अब यह जो 30:50 आया, अब यहाँ के बाद बोल रहे हैं कि 10 वर्ष बाद, यहाँ यानी वर्तमान उम्र तो है 30 और 50 दोनों का है। अब यहाँ से 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष और जुटेगा, तो 10 वर्ष और हम जुड़ेंगे तो अब मेरा हो जाएगा यह 40 और यह हो जाएगा 60। अब इसी का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो 1 शून्य से 1 शून्य चला जाएगा, 2 दूना के 4 चला जाएगा और 2 तिया के 6, यानी 2:3 इस दोनों व्यक्ति का रेशियो हो जाएगा 10 वर्ष बाद, यानी 2:3 इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट। ओके, तो आइए अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यदि P का 20% और Q के 40% में जोड़ा जाता है तो जो परिणाम आता है वह Q का 80% के बराबर आता है, तो P Q का कितना प्रतिशत है ना भाई मेरे। अब आप ही बताइए, जब आप इस तरह का क्वेश्चन आप छोड़ के आइएगा तो दिक्कत है कि नहीं। इतना इजी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आप एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से हम लोग चलेंगे, है ना। यानी बोल रहे हैं कि P का 20%, है ना, Q का 40% जोड़ा जाता है। Q का 40% क्या आ रहा है मेरे भाई, जोड़ा जा रहा है ना। तो परिणाम क्या आ रहा है, Q का 80%, है ना। Q का 80% इसका परिणाम आ रहा है, तो Q का 40% यानी P का 20% बराबर, अगर यह Q का 40% है इधर, है ना, और इधर Q का 80% है, तो इधर है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस होने के बाद कितना आएगा मेरे भाई, Q का 40%, है ना। अब देखिए, अब हमें P और Q का रेशियो अब हमें यहाँ से मालूम चलेगा 20 दूना के 40, है ना। यानी P वाला क्या हो जाएगा 2Q, है ना। अगर इधर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो P/Q बराबर 2/1, है ना, 2/1। अब P/Q का रेशियो हमें मालूम चला गया 2/1। अब हमें वही आपसे पूछ रहा है कि Q का कितना परसेंट है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसके सापेक्ष अगर पूछता है उसका मान नीचे होता है ना। तो Q का सापेक्ष बोल रहा है ना, तो P के मान कितने हैं भाई, 2। P के मान कितना है, 2। Q का कितना प्रतिशत है, तो Q के सापेक्ष बोल रहा है, तो Q का कितना है मेरे भाई, 1 गुना 100, है ना। परसेंट निकालते हैं तो 100 का, है ना, यानी 200% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बिफोर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। तो आइए, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन मेरे भाई रहे, फ्रैक्शन के रूप में रहे, और आपसे एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, है ना, एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, उसका सबसे पहले हम लोग मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है वो अभी देख लेंगे। एलसीएम बराबर क्या होता है मेरे भाई, अगर फ्रैक्शन के रूप में रहे और आपसे एलसीएम अगर पूछता है, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, ऊपर का एलसीएम बट्टा नीचे का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, है ना, तब हमें एलसीएम ज्ञात हो जाएगा, है ना। अगर आपसे एचसीएफ पूछे, एचसीएफ के बारे में पूछे, तो ऊपर का एचसीएफ निकालना होता है बट्टा नीचे का एलसीएम ज्ञात करना होता है ना। यह फॉर्मूला जो है मेरे भाई आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जब आपसे एलसीएम से संबंधित जो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखा गया है, तो वाई नोट हो सकता है आपके एग्जाम में एक एचसीएफ से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ये दोनों फॉर्मूले के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे बोल रहे हैं मेरे भाई एलसीएम बराबर, है ना, एलसीएम हमसे पूछ रहा है, तो एलसीएम बराबर क्या आंसर है, ऊपर का एलसीएम, है ना, ऊपर का एलसीएम बट्टा नीचे का एचसीएफ ज्ञात करना होता है ना, यह फॉर्मूला है। अब देखिए, अब एलसीएम यानी ऊपर का, यानी 1, 2 और 5 का एलसीएम ज्ञात करना हो, तब हमें
1 का 2 का और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा, है ना, बट्टा नीचे का एचसीएफ निकालना। अब भाई मेरे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ निकालने का मतलब होता है कि इन तीनों संख्याओं में वैसी संख्या होनी चाहिए जो कॉमन हो और वो कॉमन संख्या इन सारी संख्या को काट सके, है ना, विभाजित कर दे। यानी इसमें अगर हम देखें तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है कि नहीं, कॉमन इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी इन तीनों संख्याओं में हमें कॉमन 5 आ गया, है ना। तो जब हमें 5 कॉमन आ गया तो जो कॉमन होता है वही तो हमारा एचसीएफ है ना, तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 से अगर हम भागा देंगे तो 5 गुना के 10, इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगर अब आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछे एचसीएफ के बारे में, अगर पूछे आपसे एचसीएफ के बारे में अगर पूछे तो उसको कैसे ज्ञात करना है। वाई नॉट भाई मेरे, एचसीएफ भी आपसे, जब एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपसे एचसीएफ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ बराबर क्या होता है मेरे भाई, एचसीएफ बट्टा एलसीएम, है ना। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग को मान रखना है। अब ऊपर का एचसीएफ निकालना है। अब ऊपर का एचसीएफ ज्ञात करना है मेरे भाई, ऊपर का एचसीएफ ज्ञात करना है तो देखिएगा कि एचसीएफ का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, कॉमन, है ना। तो अब देखिए इसमें कॉमन है, एक इसमें है, इसमें 2 है ना। यानी कॉमन अगर इसमें कोई संख्या में अगर कॉमन नहीं हो तो हम लोग उस संख्या में का एचसीएफ 1 मानते हैं, है ना। ऐसे अगर देखा जाए तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें भी है कि नहीं। तो अगर पूर्ण रूप से कॉमन हमें मालूम नहीं चले, पता नहीं चले, नहीं ज्ञात हुए कॉमन, तो हम उसका एचसीएफ हम लोग 1 रख देते हैं। तो यानी इसका एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ 1 आ जाएगा। और नीचे का एलसीएम ज्ञात करना है। नीचे का एलसीएम 5, 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो भाई मेरे, मैं आप लोग को जब टाइम एंड वर्क आप लोग को का सेशन जब चल रहा था उसमें एक शॉर्ट फॉर्म ज्ञात करने के बताया था, एलसीएम कैसे ज्ञात होता है। वो अगर नहीं मालूम है तो आइए हम लोग फिर सीखते हैं इस फॉर्म को, है ना। यदि 5, 10 और 15 का अगर ज्ञात करना हो एलसीएम तो एक शॉर्ट फॉर्म में होता है क्या मेरे भाई, जो इन संख्या सबसे ज्यादा होगा ना उस संख्या को पहले चुनना है। यानी इस संख्या में सबसे ज्यादा कौन है, 15। अब 15 को इतनी संख्या से हमें गुना करना है कि ताकि वह संख्या जो आए गुना करने के बाद वह संख्या इन तीनों संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। यदि वह संख्या तीनों संख्या से विभाजित हो जाता है तो वही उन तीनों संख्या का एलसीएम हो जाता है ना। तब देखिए यहाँ इसमें सबसे ज्यादा क्या है, 15 है। तो 15 अगर काटेंगे तो 5 दिया तो 15 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, लेकिन 10 से कटेगा नहीं, कटेगा। अब आगे बढ़ना है तो 15 दूना के 30 जाएंगे तो 30 को अब देखेंगे, 5 6 30 कटेगा, 6 10 दिया के 30 कटेगा और 15 दूना के 30, यानी 30 जो है हमारा इसमें आ रहा है। जो 30 सभी तीनों संख्या 30 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो जब पूर्णतः विभाजित कर देगी तो इस संख्या का 5, 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा, है ना। तो इस संख्या का हमें अगर ज्ञात करना हो इस तरह से तो एचसीएफ हम लोग इस तरह से ज्ञात करते हैं, यानी 1/30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप अपने मेरे भाई माइंड में सेव कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ताकि आपको अगर आगामी एग्जाम में अगर मिले यही एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पूछे तो आप यूं ही सोल्व कर दें। ठीक है, तो आइए अब लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन को। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में करता है और बी और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि ए और बी और सी तीनों को एक साथ यदि यह कार्य कराया जाए तीनों से, तो वह तीनों मिलकर 6 दिन में कार्य को पूरा करता है। तो ए और बी को इसी कार्य को कराने में कितने दिन का समय लगेगा, यानी ए और सी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। भाई मेरे, मैं आप लोग को बतला दूं कि इस तरह का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी अपनी सीरीज में कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एग्जाम से पहले जिन बच्चों का एग्जाम अभी बाकी है वे जाके पूरी सेशन को देखें, जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट हो, हेल्पफुल महसूस हो, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है ए और बी, है ना, ए प्लस बी जो है कितना दिन में 8 दिन में कार्य कर रहा है,
और बी प्लस सी जो है उस कार्य को 12 दिन में कर रहा है ना। और तीनों मिलके कितना दिन में कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 दिन में पूरा कर रहा है ना भाई मेरे। इतना तक तो जो दिया गया था वो मैंने लिखा। अब इसका एलसीएम निकालना होता है ना। तो 12 मैंने अभी इसके पहले एलसीएम ज्ञात करने मैंने आपको सिखलाया है ना। तो 12 दूना के 24, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। अब यही हमारा एलसीएम जो निकाला यही हमारा टोटल वर्क हो जाता है ना। तो टोटल वर्क मेरा कितना है 24 है ना। तो अब 24, अब इसकी क्षमता को ज्ञात करेंगे। ए प्लस बी की क्षमता कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बी प्लस सी अगर मिलकर करेगा तो 2 की क्षमता से कार्य करेगा, और ये तीनों मिलके करेगा तो 6 चौको 24 यानी 4 की क्षमता से कार्य करेगा। अब भाई मेरे हमें आप लोग ये चीज बतलाइए कि अभी तो हमें नहीं पता है कि सबका क्या क्षमता है। तो सबका क्षमता ज्ञात करने के लिए इन तीनों की क्षमता में बारी बारी से अगर हम रखेंगे तो प्रत्येक की क्षमता हमें मालूम हो जाएगा है ना। तो चलिए अगर हम सी की क्षमता को ज्ञात करना चाहें तो ए और बी के रखना पड़ेगा। सी की क्षमता ज्ञात करने के लिए, सी की क्षमता को ज्ञात करने के लिए ए और बी के मान रखना पड़ेगा। यानी ए और बी की क्षमता कितना है 3, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा है ना। सी की क्षमता कितना आएगा, 1 आ गया। अब हमें ए की क्षमता ज्ञात करना होगा। ए की क्षमता ज्ञात करना होगा तो बी और सी की क्षमता को घटाएंगे। तो बी और सी की क्षमता कितने हैं, 2 है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यानी ए की क्षमता कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। अब हमें आप ही बतलाइए कि इन तीनों की क्षमता कितना है, 4, और 2 की क्षमता जब निकालें, ए और सी की क्षमता निकालें तो 2 और 1 आया। तो 2 और 1 यानी 3 क्षमता हमें निकल गया। अब बाकी बी बच रहा है और टोटल क्षमता कितना है, 4। तो 3 को निकलिएगा तो बाकी के कितना क्षमता बच रहा है, 1 बच रहा है। तो यानी बी की क्षमता कितना देगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्षमता ज्ञात करने के लिए सीखे, बहुत अच्छा है। अब देखिए अब जब हमें क्षमता ज्ञात हो ही गया मेरे भाई प्रत्येक का, तो अब हमसे या तो ए से काम कराए या बी से काम कराए या ए और सी से काम कराए या ए और बी से काम कराए, यानी किसी से भी काम कराएगा तो अब हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि प्रत्येक की क्षमता अब हमें ज्ञात हो गया। अब प्रत्येक की क्षमता जब हमें ज्ञात हो गया तो अब देखेंगे कि टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 24। अब यही 24 कार्य को हमें ए और सी के द्वारा करवाना है ना। तो ए और सी के द्वारा अगर करवाना है मेरे भाई तो देखिए ए प्लस सी के द्वारा अगर हम काम कर जाएंगे तो टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, 24 है। टोटल वर्क कितना है, 24। और ए और सी की क्षमता कितना है, ए और सी की क्षमता ए की 2 और सी की 1, यानी 2 1 3 है ना। 3 या ठीक 24, यानी ए और सी के द्वारा अगर हम कार्य कराएंगे तो 8 दिन में यह कार्य को दोनों मिलके खत्म कर देगा है ना। यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, तो आइए हम लोग को यूनिट डिजिट से संबंधित भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, और इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे एक अच्छी तरह से और लगाएंगे। यदि भाई मेरे आपसे यूनिट डिजिट के बारे में अगर पूछता है, यानी यूनिट डिजिट करने का मतलब इकाई अंक, यानी इकाई अंक करने का मतलब कि लास्ट वाला जो अंक होता है ना किसी भी आंकड़ा का, लास्ट वाला अंक वही आपका इकाई अंक होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो सबसे बड़ा इकाई लास्ट में इकाई आता है। सबसे पहले लास्ट में क्या आता है, इकाई आता है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से जानते हैं। तो भाई मेरे इसे अगर आप चाहें तो विदाउट पेन इसका ज़्यादा कैलकुलेशन विदाउट किए हुए भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखिए। और यही एक शॉर्ट फॉर्म है जो मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर इन सभी संख्या से गुना करना है ना, तो संख्या से अगर गुना करना है तो इसका इकाई कितना है, 4 है। इसका कितना है, 8 है। इसका कितना है, 4 है। भाई मेरे समझिएगा, इसका इकाई अगर पूछे तो 4 है, इसका इकाई पूछे तो 8 है, और इसका इकाई पूछे तो 4 है, इसका इकाई पूछे तो 6 है ना। अब आपसे यूनिट डिजिट के बारे में यानी इकाई अंक के बारे में अगर पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, इकाई अंक को ही अगर हम गुना कर लें इस आंकड़ा में, इकाई अंक को इकाई अंक से अगर गुना कर लें तो हमें इकाई अंक की प्राप्ति हो जाएगी है ना। इतनी सारी संख्या क्यों हम लोग गुना करेंगे, है कि नहीं। हम लोग के पास समय बहुत कम होता है, यानी इस तरह के क्वेश्चन को आप बगैर पेन उठाए सोल्व कर सकते हैं। जो ये देखिए, जैसे 6 है ना, तो इसकी इकाई अंक को इसके इकाई अंक के साथ मैंने गुना किया तो 6 चौका 24 है ना। कितना है मेरे भाई, 24। अब इसके साथ जब मैंने गुना किया इन दोनों के साथ मैंने जब गुना किया इन दोनों की इकाई अंक के साथ, तो मेरा कितना है, 24। तो अब 24 का इकाई अंक कितना है, 4 है। अब इसके इकाई अंक को इसके इकाई अंक से हम लोग को गुना करना है, तो इसका इकाई कितना है, 8 है। तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा है ना। 8 चौका 32।
अब यहाँ तक हम लोग गुना कर लिए। अब इसका कितना इकाई अंक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके इकाई अंक को इसके साथ गुना करना है, यानी 4 दूना के 8, इसके इकाई अंक और इसके इकाई अंक के साथ गुना करना है, तो कितना आ जाएगा 8। अब बताइए आप हमें 8 का इकाई अंक क्या होगा। 8 का इकाई अंक तो एक ही 8 ही होगा ना, 8 का इकाई अंक 8 ही तो होगा, है ना। तो इसके इस क्वेश्चन का इकाई अंक 8 हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ओके, 8, शी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे भाई मेरे। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहा है, तो चलिए हम लोग बेस्ट अप्रोच के साथ लगाएंगे और सीखेंगे, है ना। क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में मिला है और इससे संबंधित जो यूनिट डिजिट से संबंधित जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सोल्व करते हैं। आठवां क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि इस तरह का आंकड़ा दिया गया है और जो हमसे पूछा जा रहा है वो बोल रहा है कि यूनिट डिजिट इसका निकाल के ज्ञात करें, यानी इकाई अंक के बारे में बोल रहा है। क्या इकाई अंक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई अंक हमें ज्ञात करके बताएं। भाई मेरे आइए आप लोग को आज हम पूरी यूनिट डिजिट के बारे में उसकी जो जितना थ्योरी है वो इस क्वेश्चन में हम लोग लगा लेते हैं, जिससे आगामी एग्जाम में अगर और आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो छूटे नहीं, ठीक है। तो आइए इसका कुछ थ्योरी है मेरे भाई। इसका थ्योरी एक है, फर्स्ट थ्योरी क्या है, यह बोलता है कि यदि यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 और 6 हो, यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6 हो, इसके पावर में कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट सेम होता है। भाई मेरे सेम होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं यूनिट डिजिट संबंधित जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन के सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो आज हम लोग इस क्वेश्चन में क्लियर करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। अब सेकंड जो होता है मेरे भाई, सेकंड क्या होता है, यदि 4 हो या 9 हो, ठीक है, 4 हो या 9 हो यूनिट डिजिट में और इसके पावर ऑड रहे या इवन रहे, है ना, ऑड रहे या इवन रहे, यानी कहने का मतलब यदि 4 रहेगा 9 रहेगा, है ना, यदि पावर ऑड में हो और पावर इवन में हो, है ना। भाई मेरे यदि 4 यूनिट डिजिट के पावर में ऑड रहेगा तो हमें 4 उसका यूनिट डिजिट निकलेगी। यदि 9 के पावर ऑड में ऑड रहेगा, 9 के पावर ऑड रहेगा तो हमें उसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा। यदि 4 के पावर इवन रहेगा, इवन नंबर रहेगा, तो हमें उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 9 के पावर अगर इवन रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। भाई मेरे इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग को क्वेश्चन दिया जा रहा है, मिल रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने में ही ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अब 4 मेथड जो है, 4 कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, यदि आपको 2, 3, 7, 8 मिले यूनिट डिजिट में, तो इसके पावर जो होते हैं ना, इसके पावर को भाई मेरे ध्यान से देखिएगा, इसके पावर को 4 से भागा लगाते हैं। यदि यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 रहे तो इसके पावर को हम लोग 4 से भागा देते हैं, और 4 से भागा देने के बाद 4 से भागा देते हैं और इसके भागा देने के बाद हम लोग रिमाइंडर यानी शेष को देखते हैं। शेष के यूनिट डिजिट जितना आता है, शेष जितना आता है उसके शेष से हम लोग, जैसे मान लिए कि अभी हम लोग को शेष आया कितना, मान लिया मेरा यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, ठीक है। अगर शेष निकल के आया मेरा 4, ठीक है ना, तो शेष को हम लोग पावर में चढ़ा लेते हैं, ठीक है। जैसे शेष मेरा है कि कितना 4 आया, मेरा यूनिट डिजिट था कितना 2,
अगर शेष जो आता है उसे हम लोग उसी शेष रिमाइंडर को हम लोग पावर में चढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए। अब जो भाई मेरे, अब हमें इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को अब हम लोग सोल्व करते हैं। जो देखिए इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है ना। मैंने क्या कहा, यदि 2 3 7 8 हो तो उसके पावर में हम लोग 4 से भागा देते हैं, यानी इसमें यूनिट डिजिट क्या है मेरे भाई, 2 है, तो इसके पावर में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। अगर हम भागा लगाएंगे 4 से 86 में तो क्या आएगा मेरा, देख लीजिए यहाँ भागा दे लेते हैं 86, है ना। 4 दूना के 8, 6 4 का 4 यानी 2। रिमाइंडर मेरा क्या बचा मेरे भाई, 2। अब यूनिट डिजिट कितने हैं, 2 है। मैंने क्या बोला, रिमाइंडर जो बचेंगे, यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि अगर रिमाइंडर 4 है और यूनिट डिजिट 2 है तो यूनिट डिजिट के ऊपर हम लोग पावर में रख लेते हैं रिमाइंडर को, है ना। तो रिमाइंडर मेरा कितना है मेरे भाई, 2 आ गया, तो 2 के पावर 2, है ना, गुना। अब देखिए इसके बारे में, देखिए इसमें भी भागा हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, 2 3 7 8 है, यानी इसमें भी यूनिट डिजिट मेरा कितने हैं, 3 है ना। तो 3 वाले हैं, तो 3 में क्या करेंगे हम लोग, उसके पावर में 4 से भागा लगाएंगे। अब देखिए 53 में हम लोग भागा लगाएंगे, 4 से हम लोग को अगर 53 में भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 एकम 4, है ना, 1 3 चरतिया के 12। रिमाइंडर मेरा कितना बच गया मेरे भाई, 1 बच गया। अब 1 जो है मैंने क्या कहा, जो यूनिट डिजिट रहेगा उसके पावर में हम लोग को रिमाइंडर को रखना है। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, है ना। रिमाइंडर के पावर में मैंने 1 रखा। अब देखिए अब आगे नेक्स्ट जो है 6 है ना। मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म देखिएगा, फर्स्ट जो था फॉर्म वो लिखा गया है, यदि यूनिट डिजिट में 0 1 5 और 6 रहे तो इसका यूनिट डिजिट सेम होता है। यानी अगर 6 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा, भाई मेरे समझिएगा। यदि 0 1 5 6 रहे तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अगर एक 0 रहेगा तो 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 रहेगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 6 रहेगा तो 6 रहेगा, 6 होगा। ठीक है, अब हम लोग को यही चीज निकाल लिए, है ना भाई मेरे। पूरी फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे, ताकि इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको फिर आगामी एग्जाम में मिले तो वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अब इसके पावर 2 है तो क्या आएगा, 4 आ जाएंगे, 3 के पावर 1 यानी 3 हो जाएगा, गुना 6। अब इसका गुना अगर करेंगे 6 3 18 चौक कितना आ जाएगा मेरे भाई, 18 चौक 72, है ना, 72। अब हमें आप ही बतलाइए कि 72 में यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। यूनिट डिजिट कहने का मतलब मेरे भाई, मैं आपको इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि यूनिट डिजिट होता है क्या। हम कैसे जानें कि इस अंक का यूनिट डिजिट कौन है। यूनिट डिजिट कहने का मतलब, इकाई अंक कहने का मतलब, हम लोग पहले बच्चा में जानते सीखे थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के, है ना। तो जैसे सबसे पहला अंक जो होता है वो इकाई होता है, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरह से, है ना। तो यूनिट डिजिट कहने का मतलब जो फर्स्ट अंक होता है ना आंकड़ा में, उसी संख्या को हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं, यानी इकाई अंक कहते हैं। तो अब बताइए 72 का इकाई अंक कितना है मेरे भाई, 2 है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 आ जाएगा, यानी इन सारी आंकड़ा का आपका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। हम लोग अभी सीखे एक कॉन्सेप्ट 2 3 और 4। भाई मेरे एक और है, यदि आपको एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे तो आइए उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्लियर करते हैं, है ना। जैसे अगर क्वेश्चन दिया रहे मेरे भाई, अगर आगामी एग्जाम में अगर आपको फंसाना चाहे एग्जामिनर तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है। ठीक है, तो क्यों नहीं, जो संभावनाएं हैं कि इस तरह का क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्यों नहीं क्लियर कर लें, है ना, ताकि हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। तो आइए वो एक कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, वो कॉन्सेप्ट को देखेंगे। वो कॉन्सेप्ट जो बोलता है, यदि मान लिए कि कोई संख्या है 243, है ना, 243 के पावर अगर 80 है, भाई मेरे समझिए, मैं जो लिख रहा हूं हर एक बात मैं जो बोल रहा हूं और लिख रहा हूं उस बात पे गौर कीजिएगा। 243 के पावर 80 प्लस मान लिया 362 है के पावर कितना, 80, है ना भाई मेरे समझिएगा, है ना। इसका अगर आपसे बोले कि हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करके बतलाएं,
है ना, यूनिट डिजिट ज्ञात करके बतलाएं। तो कैसे आप ज्ञात कीजिएगा, मैंने आपको क्या बतलाया, यदि यूनिट डिजिट 3 हो, यदि 2 3 7 8 यानी 3 रहेगा तो हम लोग को 4 से भागा देना है। इसमें यूनिट डिजिट कितने है, 2 है। इसमें अगर 2 रहेगा तो क्या देखिए कि हम लोग को 4 से क्या देना है, भागा देना है उसके पावर में। अब आइए इस संख्या को अगर हम भागा लगाते हैं 4 से इसके पावर को, तो क्या आएगा मेरे भाई, रिमाइंडर कितना आएंगे, 4 से लाइए इधर भागा दे देते हैं ना, 4 से 4 दूना के 8, यानी कहने का मतलब 20, यानी कहने का मतलब हमारा रिमाइंडर जो है 0 बच गया। रिमाइंडर भाई मेरे एक चीज ध्यान दीजिए, यही कॉन्सेप्ट है मेरा, कॉन्सेप्ट आपके लिए यही दिया गया है कि यदि रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है, भागा देने के उपरांत यदि आपका रिमाइंडर क्या 0 बच जाए तो क्या करना है, यदि रिमाइंडर हमारा 0 बच जाए तो आपको एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि उसके यहाँ नोट लिख लीजिएगा, नोट क्या है कि उसके इकाई अंक में हम लोग पावर 4 से, यानी कहने का मतलब उसके इकाई अंक जो होता है ना, इकाई अंक पे पावर 4 लगा देते हैं, है ना भाई मेरे, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि कोई संख्या कोई पावर में यदि हम 4 से भागा लगाते हैं और उसका रिमाइंडर यदि 0 बच जाए, यदि रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हम लोग उसके इकाई अंक के पावर में 4 लगा देते हैं। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसके पावर में लगाना है 4, यानी किसके पावर में, 3 के पावर में, 3 के पावर लगा देंगे 4 प्लस, अब देखिए 2 है ना, 2 है तो 2 3 7 8 रहे तो उसके पावर में 4 से भागा जाते हैं, तो 4 से इसमें भी देंगे भागा, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरे भाई, इसका रिमाइंडर ही बच जाएगा 0। तो 0 वाले में मैंने क्या कहा कि उसके इकाई अंक के ऊपर पावर 4 चढ़ाते हैं। तो बताइए अगर इसके पावर में भी 2 के पावर 4 चढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 के पावर 4 रहेगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 81, है ना, 81 प्लस, अब इसके ऊपर करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 8, 2 दूना के 16, है ना। अब बतलाइए हमें इकाई अंक के तो ही लेना है ना, तो अब इस संख्याओं को हटाएं, है ना, यानी 81 की इकाई अंक कितना था 1 और 16 की इकाई अंक कितना है 6, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7, इस क्वेश्चन का आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, समझे इस कॉन्सेप्ट को भाई मेरे, कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे, यानी कहने का मतलब ओवरऑल यदि रिमाइंडर बच जाता है आपका 0 बच जाता है तो उसके इकाई अंक के ऊपर पावर में हम लोग क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, बस कॉन्सेप्ट यही है आपका। यदि आपका रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उसके इकाई अंक के ऊपर पावर में हम लोग क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, और जो क्रियाएं होती हैं जो रहेगी वो हम लोग सोल्यूशन देंगे। यदि उसके इकाई अंक को हम लोग क्या करना है, जोड़ना है, तो इसका 3 के पावर 4 की इकाई अंक कितना आया, 1 आया, और 2 के पावर 4 की इकाई अंक कितना आया, 6 आया, तो 6 1 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, यदि आपको एग्जामिनर फंसाना चाहे तो एक और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यदि बने तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि मान लिया मेरे भाई क्वेश्चन अगर दिया रहे 245, भाई मेरे मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो मेथड कॉन्सेप्ट आपको बतला रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। 245 के पावर यदि क्वेश्चन में दिया रहे 945, है ना, प्लस 362 के पावर यदि 80 दिया रहे और इसका हमें यूनिट डिजिट अगर पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए भाई मेरे एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करेगा, और आप क्यों फंसेंगे, आप जो हैं आप इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप क्यों एग्जामिनर से फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप एमजी ज्ञान एकेडमी के छात्र हैं, आपको मैं फंसने नहीं दूंगा। ठीक है ना। देखिए जैसे इस तरह अगर क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना होता है, इसका यूनिट डिजिट, है ना,
इसका यूनिट डिजिट यानी इस अंक का यूनिट डिजिट कितना है 5 है, इसका कितना है 2 है। अब हमको देखना क्या है कि 5 है। अब मैंने आप लोग को क्या बतलाया था कि यदि यूनिट डिजिट 0 1 5 6 रहे तो उसका यूनिट डिजिट सेम होता है। तो यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई 5 ही हो जाएगा, है ना। पावर में कुछ भी हो उस पर मैटर नहीं करता है, बात यहाँ जो मैं पॉइंट है, पॉइंट ध्यान देना है। यदि यूनिट डिजिट 0 1 5 6 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका यूनिट डिजिट के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट कितने हैं, 2 है। 2 3 7 8 अगर रहे तो उसके पावर में 4 से भगा देते हैं। अब मान लिए अब इसको तो है ही यूनिट डिजिट कितने हैं 2 है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें इसके पावर में 4 से भागा देना पड़ेगा, है ना। यदि 4 से भागा देते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम 4 से भागा देते हैं 80 में, तो क्या आ जाएगा 4 दूना के 8, है ना, कट गया 0, यानी रिमाइंडर मेरा कितना बच गया, मेरा 0 बच गया। अब यह जो रिमाइंडर मेरा 0 बचा तो मैं इसके पहले मैंने एक और कॉन्सेप्ट जो दिया था उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बतलाया था कि यदि रिमाइंडर 0 बच जाता है तो इसके इकाई अंक यानी 2 है ना, इसके इकाई अंक के ऊपर पावर में लगा देते हैं क्या, 4 लगा देते हैं। भाई मेरे इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दीजिएगा, यदि रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उसके पावर में, इकाई अंक के पावर में हम लोग 4 लगा देते हैं, इकाई अंक के पावर में 4 लगा देते हैं। अब देखिए अब इसका तो 5 रह जाएगा, अब इसको 2 के पावर 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। भाई मेरे मैं आप लोग को पूरी कैलकुलेशन के साथ सिखा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में ना फंसें, ठीक है ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी 16। अब बतलाइए यह जो आया इसको करेंगे तो कितना आ गया मेरा भाई, कैलकुलेशन करने के बाद 16 आ गया, है ना, 16। अब आप ये बतलाइए 16 की इकाई अंक कितने हैं, 6 हैं, है ना। 16 की इकाई अंक कितना 6 आ जाएगा, है ना। तो 6 5 11। अब 11 में इकाई अंक कितना आ जाएगा मेरा भाई, 1 आ जाएगा। इकाई अंक कितना 1, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा, है ना। भाई मेरे यह जो है कॉन्सेप्ट मैंने क्यों आपको दिया, क्योंकि यदि सेम इकाई अंक हो तो उसका रिमाइंडर सेम रहेगा। यदि आपको 4 से भागा देने पर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हम लोग उसके इकाई अंक के ऊपर पावर में 4 चढ़ा देते हैं। अब बस जो कैलकुलेशन होता है वो हम लोग कर देते हैं, है ना। हम लोग इकाई अंक से संबंधित जितने सारे कॉन्सेप्ट होते थे उन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देख लिए इस क्वेश्चन में। इसलिए देखिए कि आगामी एग्जाम में यदि आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट से आएगा कंफर्म, ठीक है ना। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में, आगामी एग्जाम में मिलता है तो आप क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करके आए, ठीक है ना। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखें, है ना। इस यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आज हम लोग इस क्वेश्चन में क्लियर किए, ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन दिया गया है, यदि बोले आपसे, यह क्वेश्चन जो बोल रहा है कि घन की भुजा एक को अगर यदि 20% बढ़ा दिया जाता है तो इसके आयतन में कितना की वृद्धि होगी। यदि बोल रहा है क्वेश्चन मेरे भाई कि यदि उसके भुजा को अगर 20% बढ़ा दिया जाएगा तो उसके आयतन में कितना का वृद्धि हो जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, है ना, वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि घन का वॉल्यूम हम लोग क्या जानते हैं, भुजा क्यू, है ना। घन का वॉल्यूम हम लोग क्या जानते हैं मेरे भाई, आयतन क्या जानते हैं। एक मिनट ये चीज ध्यान दीजिएगा, घन का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, पूरी फुल कॉन्सेप्ट के साथ मेरे भाई हम लोग समझेंगे, है ना। घन के आयतन वाला क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा क्यू, है ना, भुजा क्यू। अब यह जो भुजा क्यू है तो हम लोग को यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि यदि आपको भुजा दिया रहे 20% का है दिया गया तो हम लोग को जब भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो उसके भुजा क्यू होगा, भुजा क्यू, या, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 20% दिया गया है तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ें तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1/5 आ जाएगा। भाई मेरे आप ये मत कहिए कि सर कैसे कि 1/5, ठीक है ना। अगर 20% को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे तो आएगा ना 20/100 हो जाएगा, है ना। तो 20/100 यानी 1/5, है ना, 1/5। ये इसी को यहाँ मैंने यहाँ रखा, है ना, समझ गए 1/5 आया कैसे, 1/5 आया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बना रहे हैं, रेशियो मेथड के द्वारा बना रहे हैं, है ना। वो देखिएगा जैसे यदि आपको 5 है तो क्या हो रहा है मेरे भाई, वृद्धि हो रहा है। भुजा में क्या हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है। तो अगर वृद्धि हो रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 5 से 1 बढ़ रहा है तो 6 हो जाएगा ना।
5 से 6, यहाँ पे भी 5 से 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 से 6 हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर ये 3 टर्म आप क्यों किए? क्योंकि हमारा यहाँ क्यूब हो रहा है, यानी भुजा के क्यूब करा है, तो 3 बार ना हम लोग निकालेंगे किसका, जो भुजा का रेशियो मेरे भाई आया, तो उसे 3 बार निकालेंगे, 3 बार उसका सोल्यूशन करेंगे तब ना हमारा क्यूब निकलेगा उसका, है ना। तो आप देखिए अब इसका हम लोग क्या करना है, गुना करना है। 25 125 आ जाएगा, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 216। अब देखिए इसका अंतर निकालना, अंतर किया तो कितना आएगा, 91 का, है ना। अब 91 का रेशियो बोल रहा है कि आयतन में कितना % का अंतर हो जाएगा, तो 91 बट्टा टोटल कितना है, 125 का, है ना। 125 गुना 100 कर देंगे, है ना। 25 25 25 चौक 100। अब इसका कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा, 9 4 9 चौक 36, यानी 364 बट्टा 5। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 72.8% की वृद्धि हो जाएगा इसके वॉल्यूम में, यानी A4 राइट आंसर। ओके, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला है, यह क्वेश्चन जो बोल रहा है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। यानी इस तरह का क्वेश्चन भाई मेरे आपको आगे में एग्जाम में मिली तो हम लोग क्लियर करते हैं इसको। 8 12 15, यानी 8 12 15 जो बोल रहा है, इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 12 15 का अगर हम लोग को एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोले, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कैसे, मैं इसके बारे में आपको बताया है शॉर्ट फॉर्म। यदि एलसीएम ज्ञात करना हो तो इन सारी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो होती है उससे हम लोग देखते हैं, और उस संख्या को इतना बार हम लोग को गुना करना है, जो गुना करने के बाद जो संख्या आती है वह संख्या इन सारी संख्या से कटनी चाहिए। यदि वह कट जाती है तो वो संख्या इस सारी आंकड़ा का एलसीएम वही संख्या हो जाएगा जो संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है ना। अब देखिए अब यहाँ 20 है, सबसे बड़ी क्या है, 20 है, तो 20 छक 120 मैंने रखा, ठीक है। अब 120 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। इसीलिए इस 8 12 15 और 20 का एलसीएम कितना गया मेरे भाई, 120 आ गया। अब देखिए अब यह जो 120 आ गया, अब क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपको क्या बोल रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 को 9 हो जाएगा, 3 4 और 5, है ना। अब सबसे बड़ी संख्या में हम लोग को डिवाइड देना है कितना से, 120 से, है ना, 120 से। अब इसको डिवाइड करेंगे, यदि 8 मरतबे हम लगाते हैं यहाँ तो कितना आ जाएगा, 0 8 दूना का 16 के 6 हाथ में 1 8 1 9, यानी 960, है ना। आप इसको घटाएंगे तो 9 9 में 6 गया 3, ये से खत्म हो जाएगा। अब एक और 9 आ जाएगा, है ना। यदि हम यहाँ 3 से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3, यानी 0 3 दूना के 6 अब 3, है ना। यहाँ कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 9 में 6 गया 3, यानी 339। अब 39 में एक और 9 बच रहा है, इसको उतारेंगे यहाँ तो 399 में आ जाएगा। फिर से 3 मरतबे लगेगा, 3 मरतबे कितना लगेगा, 360, है ना। 9 में 6 गया 3, कटकुट हो जाएगा, है ना। यानी हमारा रिमाइंडर कितना बचा मेरे भाई, 39। यानी कहने का मतलब इस संख्या में यह जो संख्या है, यह जो मेरा संख्या दिया गया था 5 की सबसे बड़ी संख्या है, यह इस संख्या में हमारा 39 ज्यादा है। 39 ज्यादा रहने के कारण ही तो 39 शेष आया है मेरे भाई। 39 जो है मेरा ज्यादा है, इसी कारण तो यह पूर्ण रूप से नहीं कटा 120 से। यदि हम इस संख्या में 39 को घटा देते हैं तो जो संख्या आएगी वह तो हमारा 120 से कट जाएगा। यही तो आपसे क्वेश्चन एराइज यही कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वह संख्या किस पूर्ण रूप से कट जाएगी, है ना। 120 से कौन सी संख्या हमारा पूर्ण रूप से कट जाएगी। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जब मैंने दिया गया है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में, अगर 120 से मैंने भागा लगाया तो 39 मेरा रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया। तो 39 क्यों शेष बच गया, क्योंकि जो 120 से जो संख्या लग रही थी, पूर्ण से कट रही थी, वह संख्या 39 ज्यादा है ना, 39 ज्यादा है। यदि ये 39 को उन संख्या में अगर हम घटा लेते हैं तो जो संख्या आएगी वो तो एक्चुअली 120 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसे 99999 में यदि हम 39 को घटाते हैं तो कितना आता है वो देखते हैं। 9 में से 9 गया 0, है ना। 9 में से 3 गया 6 बच जाएगा, है ना। 9 में 6 गया 3, 999, यानी 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,
यानी कहने का मतलब 99,960 जो अंक है यह हमारा 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। समझे? यानी कहने का मतलब 960 है ना। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, समझ गए है ना। मैंने क्या किया, इन सारी संख्या का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने का तो पांच अंक सबसे बड़ी संख्या मैंने भागा लगा। रिमाइंडर मेरा कितना बचा मेरे भाई, शेष कितना बचा, 39। अब 39 जो शेष बचा, यदि हम 39 शेष को 5 अंक सबसे बड़ी संख्या में अगर हम घटा लेते हैं तो हमारा जो संख्या है वो तो 120 से एक्चुअली कट जाएगी। तो वही तो पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सा है, यानी 99,960 जो है इधर राइट आंसर, यानी 99960 इधर राइट आंसर, डी फॉर डॉग। ओके, समझ गए भाई मेरे। हम लोग जो भी क्वेश्चन 5 तारीख वाले में हम लोग को ऑल शिफ्ट में जितने सारे क्वेश्चन मिले वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग लगाए इस सेशन में। और यदि यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।